हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपनी कंपटीशन की तैयारी में लगे होंगे। जैसे जैसे दिन बीतता है और एग्ज़ाम नज़दीक आता है, थोड़ा सा अंदर डर भी आता है, बट उस डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने निरंतर स्टडीज़ की हैं तो आप ज़रूर से ज़रूर एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। तो हमने पर्सपेक्टिव ऑन स्टडी ऑफ इंडियन सोसाइटी शुरू किया था, ठीक है। इंडोलॉजी ऑफ जीएस घुर्रे हम कर रहे थे, थोड़ा सा उनका पार्ट हमने ले लिया था, आज उनको कंप्लीट करेंगे और फिर कल हम एमएन श्रीनिवास को शुरू करेंगे। तो शुरू करें आज का सेशन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोशोलॉजिस्ट हैं, तो उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है ना। तो शुरू करते हैं। तो कहाँ तक हम पहुँचे थे कि हमने थोड़ा सा पार्ट इनका कर लिया था, तो उसके ही कंटिन्यूशन में है। अगर जो लोग नहीं कल का वीडियो देखे हैं तो फिर से देखिए, तब आप इस वीडियो को समझ पाएंगे, ठीक है। तो इन्होंने कास्ट के बारे में भी बहुत कुछ कार्य किया, ठीक है। तो हिज फर्स्ट बुक कास्ट एंड रेस इन इंडिया 1932 इज़ रिगार्डेड एज अ क्लासिक इन दिस फील्ड। तो बहुत ही क्लासिक किताब है, इसको पढ़ना चाहिए। ही गेव अ थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ कास्ट एज वेल एंड सेड दैट कास्ट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द जेंजेटिक प्लेन्स, यानी गेंगेटिक भी पढ़ते हैं कुछ लोग जेंजेटिक भी पढ़ते हैं, वैसे गेंगेटिक होना चाहिए कि गंगा से है, प्लेन्स एंड स्प्रेड टू अदर एरियाज। तो कह रहे हैं कि ये जो कास्ट का जो ओरिजिन है वो गेंगेटिक प्लेन से ही हो रहा है और फिर ये हर जगह फैल गया है, स्प्रेड टू अदर एरियाज ना। It highlighted his diffusionist approach, which was in turn influenced by the British diffusionist tradition. तो इन्होंने क्या हाईलाइट किया, डिफ्यूजनिस्ट अप्रोच को हाईलाइट किया, जो कि कहाँ से इन्फ्लुएंस था, ब्रिटिश से था ना, ब्रिटिशर्स से था। जो ब्रिटिश स्कॉलर्स थे वो भी डिफ्यूजनिस्ट अप्रोच लेते थे, इसलिए वहाँ से इनका आ रहा है ये। ही टुक एन एट्रीब्यूशनल अप्रोच ऑफ द कास्ट एंड ही अंडरस्टूड कास्ट इन टर्म्स ऑफ वेरियस फीचर्स, ठीक है। He mentioned 6 features of caste as division of labor, principle of purity and population, hierarchy, civil and religious disabilities, hereditary nature and endogamy. समझ गए होंगे। इन्होंने क्या मेंशन किया, 6 फीचर्स मेंशन किया कास्ट के बारे में, ठीक है। जिसमें क्या था, डिवीजन ऑफ लेबर पहला था, दूसरा क्या है, प्रिंसिपल ऑफ प्योरिटी एंड पॉपुलेशन, नहीं पॉल्यूशन है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ प्योरिटी एंड पॉल्यूशन, पॉल्यूशन का मतलब यहाँ पे एक तो प्योरिटी यानी शुद्धता से हो गया, क्योंकि ये कास्ट में ऐसा है कि जो नीची कास्ट होते थे उन्हें अशुद्ध मानते थे, तो यहाँ पे पॉल्यूशन का मतलब वहाँ से आ रहा है, ठीक है। दूसरा ये हो गया। तीसरा इन्होंने बताया हायरार्की, चौथा बताया सिविल एंड रिलीजियस डिसेबिलिटीज़, ठीक है। पांचवा बताया हेरिडिटी नेचर एंड छठा इन्होंने इंडोगैमी बताया। इंडोगैमी जहाँ पे कह सकते हैं जहाँ पे वो अंदर ही अंदर विवाह हो जाते हैं, यानी अपने ही उसमें कर लेते हैं विवाह। एक्सोगैमी का मतलब होता है जो बाहर निकल करके, अपने सिस्टम के बाहर निकल के जो शादियाँ होती हैं, ठीक है। ही ऑल्सो स्ट्रेस्ड ऑन अडॉप्टिंग अ कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव रेदर दैन treating caste as a completely unique institution. Endogamy is regarded by घुर्रे as a key principle which maintains boundaries in the caste. वही जो मैंने बताया, कास्ट के अंदर ही शादी कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए इसको इंडोगैमी भी बोला गया। He also draws parallel between caste and tribe and calls tribals as backward Hindus. तो इन्होंने एक पैरेलल समझते हैं ना, जहाँ पे लाइंस साथ साथ चल रही होती हैं बट मिलती नहीं है ना, ओके। तो कह रहे हैं कि इन्होंने कास्ट और ट्राइब कहते पैरेलल चलते हैं, और ट्राइबल्स को इन्होंने क्या कहा, बैकवर्ड ये हिंदूज़ हैं, ठीक है। He also talked about the status of caste in modern times. He saw formation of caste associations as spreading of caste consciousness, and he referred to it as caste patriotism, यानी कि उसकी भक्ति करना, एक तरह से कास्ट की भक्ति करने लगना, ओके। He was firmly opposed to caste system, but he believed its disappearance will be gradual and will be brought about by the influence of urbanization and education. तो ये अपोज करते थे कास्ट सिस्टम को, लेकिन ये भी मानते थे कि इसका जो डिसअपियरेंस है ये विलुप्त होगी, कभी ना कभी तो जाएगी, लेकिन ये बहुत ही ग्रेजुअल प्रोसेस होगा, ऐसा उनका मानना था। मेरे ख्याल से अभी भी मॉडर्न टाइम्स में कास्ट है, और इसको बता रही थी कैसे जाएगी, जब ज़्यादा से ज़्यादा अर्बनाइजेशन हो जाएगा, एजुकेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, सभी लोग पढ़ने लिखने लगेंगे तो उनकी बुद्धि थोड़ी सी खुलेगी।
While his maiden work was confined to caste and race alone, later he diversified his works to include social dimensions like occupation and class to bring same dynamism into the concept of the caste. तो इन्होंने ज़्यादा काम इनका कास्ट और रेस पर था, लेकिन फिर इन्होंने अपना काम और डाइवर्सिफाई किया, यानी और उसको थोड़ा सा बढ़ाया, थोड़ा सा मोड़ा, ठीक है, और सोशल डायमेंशंस को भी लिया, जैसे ऑक्यूपेशन हो गया, क्लास हो गया, ठीक है, ताकि वो अपने जो भी उनका काम था उसमें डायनेमिज्म लाके, यानी थोड़ा स्टैटिक ना रह जाएं, डायनेमिक भी हो जाएं, ठीक है. He also wrote extensively on religion and wrote many books on it, including Indian Sadhu 1952, God and Men 1962. इनको अंडरलाइन कर लीजिए. इन्होंने बहुत सारा कार्य रिलीजन पे भी किया, ठीक है. इनकी बुक्स हैं इंडियन साधु 1952 और गॉड एंड मैन 1962, ठीक है. He saw religion as dynamic as Indian society. He didn't see it from an orthodox point of view and even ऑफर्ड रैशनल एक्सप्लेनेशन. तो इन्होंने बहुत सारे रैशनल एक्सप्लेनेशंस भी दिए, किसके प्रति, रिलीजन के प्रति, ठीक है. और इन्होंने कहा कि वो उसको ये समझ रहे थे कि जो सोसाइटी है उसमें ये सारे फीचर्स हैं, और उनका जैसे मान लीजिए रिलीजन है, उसका ऑर्थोडॉक्स जो बहुत सारे, मतलब कह सकते हैं कि बहुत सारी रूढ़ियाँ भी उसके साथ चली आ रही थी. तो ऑर्थोडॉक्स पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने नहीं सोचा, उन्होंने मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में भी सोचा, ठीक है. और इन्होंने रैशनल एक्सप्लेनेशंस भी दिए, ठीक है, उसमें तर्क वितर्क करने वाली भी चीज़ें इन्होंने बताई. फॉर एग्जांपल इन इस बुक इंडियन साधु 1952, फिर से समझ लीजिए, इसको नोट कर लीजिए. ही सॉ हिंदू, कह रहे हैं कि इनकी जो किताब इंडियन साधुज जो कि 1952 में आई, इन्होंने क्या कहा, साधुज को क्या बोला, एज अ सोशल लिंक बिटवीन द स्पिरिचुअल पीपल एंड द कॉमन पीपल, ठीक है. तो अगर आपने वो जो पीके मूवी थी उसमें देखा होगा, तो उसमें कहते हैं रॉन्ग नंबर लग गया, तो वही, ठीक है. तो उनको जो उनके जो मीडिया पर्सन है भगवान के, यानी कि जो बहुत, जैसे मान लीजिए आपके टेम्पल्स में होते हैं प्रीस्ट होते हैं, ठीक है, चर्च में कौन होते हैं, पोप होते हैं, ठीक है. तो इनको एक तरह से मीडिया पर्सन बताया गया भगवान का. तो इन्होंने ही बताया साधुस को क्या बताया, सोशल लिंक बिटवीन द स्पिरिचुअल पीपल एंड द कॉमन पीपल. इन हिज बुक घुरे ऑल्सो एक्सप्लोर द जेनेसिस, डेवलपमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एसोसिएट्स. कह रहे हैं कि बहुत सारा वहाँ पे मतलब एसेंस में समझ लीजिए कि जहाँ भी कोई अच्छी बात हो रही होती तो मुझे लगता है कि बुरी बात भी उससे उसके साथ ही चली आती है ना. तो ये सारी चीज़ें थी. बहुत सारी हिंदू रिलीजन में आप देख ही रहे हैं कि कितनी सारी, जैसे मान लीजिए सती प्रथा था, ठीक है, रिलीजन के नाम पे ही तो करते थे कि मतलब अगर हस्बैंड की डेथ हो गई है तो उसकी, जब उसका अंतिम संस्कार होगा तो उसके साथ जिंदा महिलाएं जलती थी, जो कि बाद में उस प्रैक्टिस को रोका गया, पूरा उसका एक तरह से उन्मूलन हुआ. मतलब वो सारी जो प्रैक्टिसेस थी, और भी बहुत सारी, जैसे मान लीजिए मैंने कई बार देखा है कि जिन महिलाओं को बच्चे नहीं होते ना, तो उनको बहुत सारी प्रताड़नाएं दी जाती थी. मान लीजिए बच्चे में भी, मान लीजिए लड़कियां हो रही हैं तो भी बहुत सारी प्रताड़नाएं मिलती थी, जबकि साइंस ने बाद में इस्टेब्लिश कर दिया कि लड़का या लड़की होना महिला के हाथ में नहीं, एक टोटली पुरुष के हाथ में है, क्योंकि क्रोमोसोम्स जो हैं फीमेल्स के वो XX होते हैं, और जो इसके काउंटर मेल के XY होते हैं, ठीक है. तो फिर इंटरमिक्सिंग किस हिसाब से होगी, उसका तो X ही रहता है दोनों ही में, और यहाँ पे जब इंटरचेंज होता है तो इस बेसिकली ये मेल पे डिपेंड करता है. लेकिन बहुत समय तक महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता था. तो ये भी एक तरह से कुरीति ही तो थी कि नहीं कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन उस तरह से प्रताड़ना कर रहे हैं, ठीक है. आगे देखिए, तो कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू घुरे, रिलीजन इज द सेंटर ऑफ द टोटल कल्चरल हेरिटेज ऑफ मैन. इन अनदर बुक ऑफ हिज रिलीजियस कॉन्शियसनेस, इनकी किताब का ही नाम है, 1965 में आई. घुरे एनालाइज द थ्री ऑफ द ओल्डेस्ट ह्यूमन सिविलाइजेशन, नेमली द मेसोपोटामियन, यानी मेसोपोटामिया से, है ना, इजिप्टियन यानी इजिप्ट से, एंड हिंदू, अलॉन्ग विद देयर कनेक्शंस टू द रिलीजियस प्रैक्टिसेस लाइक वर्शिपिंग, आफ्टर लाइफ एंड मिथोलॉजी. तो आफ्टर लाइफ यानी कि इस जीवन के बाद भी क्या कोई जीवन है या कुछ क्या होता है, मिथोलॉजी समझ ही रहे हैं आप, है ना, वर्शिपिंग के बारे में. हिज व्यूज़ ऑन द ट्राइब्स आर ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज हिंदू ट्रेडिशनल व्यूज़ ऑफ लाइफ. ही रिजेक्टेड द ब्रिटिश policy of isolation. For him, tribes had always been in contact with the Hindus and they have assimilated themselves into the mainstream
in various degrees. He called the tribes as backward Hindus, पहले भी बता दिया है ये, and differentiated them as Hindus tribes, partially Hindus tribes and hill section. ठीक है, according to him their backwardness was due to their imperfect integration into the Indian society या हिंदू सोसाइटी. तो कह रहे हैं कि इनका जो बैकवर्डनेस था इसलिए भी था क्योंकि इनका जो इनपरफेक्ट इंटीग्रेशन था, यानी कि इनका ठीक से जुड़ाव नहीं हो पाया था हिंदू सोसाइटी से, इस वजह से भी ये बैकवर्ड रह गए थे. ही साइटेड एग्जाम्पल्स ऑफ द संथल्स, भील्स, गोंड्स, इन ये ट्राइब्स के नाम आपने सुने होंगे, who live in South Central India and had integrated into Indian society to different degrees. He also studied the impact of outsiders on tribal culture and considered as a result of British policy. According to him, British never followed an appropriate policy for the development of the tribes. तो इन्होंने बताया कि ब्रिटिशर्स ने कभी भी appropriate policy को नहीं फॉलो किया ताकि इनका डेवलपमेंट हो सके ना, इसीलिए अनडेवलप्ड रह गए. Instead, forest policy of the British brought huge hardship to the ट्राइब्स. तो कह रहे हैं कि जो ब्रिटिश पॉलिसी जो उनकी थी, ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसी थी, स्पेशली जो वहाँ उस समय की फॉरेस्ट पॉलिसी थी, उसने बहुत सारी हार्डशिप यानी कि कठिनाइयाँ ला दी है किनकी लाइफ्स में, ट्राइब्स की लाइफ में. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग अ जनरल ओवरव्यू ऑफ द ट्राइबल सोसाइटी, ही ऑल्सो रोट ऑन स्पेसिफिक ट्राइब्स such as Kolis in Maharashtra. Ghure's work on the tribal society came at a time when a majority of the established colonial anthropologists and administrators were of the opinion that the separate identity of the tribes has to be maintained at any cost. तो कोलीज महाराष्ट्र में पाए जाते हैं, ये भी एक ट्राइब का ही नाम है. इनका घुर्रे ने इन पर बहुत सारा कार्य किया, बहुत सारा इनका वर्क है, और इस ये वर्क करते हुए, उनमें रिसर्च करते हुए वो ये जान पाए कि जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, यानी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स जो थे, उन्होंने क्या किया कि सेपरेट आइडेंटिटी जो इनकी ट्राइब्स की होती है वो मेंटेन होनी चाहिए थी, लेकिन वो हुई नहीं. उन्होंने एक तरह से उनकी लाइफ को और बर्बाद किया. ठीक है, घुर्रे डिबंक दिस आइडिया ऑफ आइसोलेशन एंड कह रहे इवन आइडियोलॉजिकली डिबेटेड विद एल्विन ओवर बाय द इशू. ठीक है, contrary to the then prevailing notion of isolation, he argued that the incorporation of Hindu values and norms into the tribal life was a positive step in the process of tribal development. तो उनको अलग थलग रखा जाता था, आइसोलेट करके रखते थे ब्रिटिशर्स, है ना, और फिर वो मेन स्ट्रीम में आ नहीं पाए, तो इसीलिए उनका डेवलपमेंट भी रुक गया. फिर बाद में क्या हुआ कि जब इनका इनकॉर्पोरेशन हुआ हिंदू सोसाइटी में और नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ को उन्होंने जाना और अपने अंदर लिया, तो एक पॉजिटिव स्टेप भी हुआ उनकी, यानी ट्राइबल डेवलपमेंट की यहाँ बात हो रही है. ही ऑल्सो एक्सप्रेस्ड his views on village life in India. According to him, villages are the center of Indian social life, but he rejected the self-sufficiency व्यू ऑफ द वेस्टर्न स्कॉलर्स. तो वेस्टर्न स्कॉलर्स का कहना था कि विलेज अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है, लेकिन इससे डिसअग्री करते थे घुर्रे साहब. ठीक है, हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ विलेज वॉज ड्रॉन मेनली फ्रॉम द कास्ट सिस्टम. इनकी जो अंडरस्टैंडिंग थी वो कास्ट सिस्टम से ही आ रही थी. ठीक है, ही हैड टोटली इग्नोर्ड द एक्चुअल स्ट्रक्चर्स ऑपरेटिंग विद इन द विलेजेस विच आर हाईलाइटेड बाय द वेरियस अदर स्कॉलर्स इन टर्म्स ऑफ डोमिनेंट कास्टेज, कास्ट, क्लास, नेक्सस एटसेट्रा. ठीक है, तो डोमिनेंट कास्ट का इशू रहता है, वहाँ पे जो बहुत डोमिनेंट कास्ट होगी वो पूरी अदर कास्टेस पे पूरा अपना प्रभुत्व जमा कर रखती थी. ठीक है, ही हैड एन ऑप्टिमिस्टिक व्यू ऑफ अर्बनाइजेशन एंड ही रिजेक्टेड ल्यूविड्स पेसिमिस्टिक व्यू ऑफ अर्बन ग्रोथ इन द फॉर्म ऑफ excessive individualism. He considered urban areas as cradle of innovation. According to him, urban and rural areas are organically linked and their growth is also connected. तो इन्होंने कहा कि अर्बन और विलेज दोनों इंटरकनेक्टेड हैं, अर्बन और रूरल एरियाज भी कनेक्टेड हैं और इनकी ग्रोथ भी कनेक्टेड ही है. आगे इन्होंने कहा इन ऑल हिज वर्क्स he provided detailed historical descriptions of the phenomena that he studied. He didn't aim at providing grand theoretical framework but preferred to stick to the detailed description of the social phenomena. बहुत सारे social phenomena भी इससे connected थे, उन्होंने उनको भी explain किया. ठीक है, he also took pride in nationalistic tradition and was reluctant to accept frameworks which were not developed in India. In fact, all his works were almost theoretical, though he was well acquainted with the existing theories and even tried to enter into a dialogue with the Tony B. Spengler and Bernard Russell. Due to his ideological orientation, he also entered into a debate with Verrier Elwin regarding the Hindu origin of the tribals. His works were a reflection of struggle of the new discipline in the Indian context. तो इन्होंने बहुत सारे
फॉरेन स्कॉलर्स के साथ भी एक तरह से डिबेट किया, जिसमें टोनी बी स्पेंगलर और बर्नार्ड रसल हैं, ठीक है। इनका जो आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन था वो क्या था कि वो ये समझ पा रहे थे इन सब का लिंकेज होता है, रूरल और अर्बन का होता है, ठीक है, ट्रेडिशनल और मॉडर्न सोसाइटी का होता है। और इन्होंने एल्विन के साथ भी डिबेट किया, किस चीज़ के पर डिबेट किया, हिंदू ओरिजिन ऑफ द ट्राइबल्स, ठीक है। ही इज वर्क्स वर अ रिफ्लेक्शन ऑफ द स्ट्रगल ऑफ द न्यू डिसिप्लिन इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। गुरे इज क्रिटिसाइड फॉर हिज ओवर हिंदुइज्ड व्यू ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो इनका क्रिटिसिज्म क्या बनता है कि इन्होंने ओवर हिंदुइज्ड व्यू रखा, ठीक है। ही ऑल्सो टुक अ फेवरेबल व्यू ऑफ कास्ट एंड फेल टू सी इट्स डीह्यूमनाइजिंग एस्पेक्ट। तो ये कास्ट का फेवरेबल व्यू ही देख पा रहे थे, उसका जो कह सकते हैं डीह्यूमनाइजिंग एस्पेक्ट है, जो अमानवीय व्यवहार जो डोमिनेंट कास्ट अदर कास्टेस पे करती थी, उसको इन्होंने इग्नोर किया। ही फेल टू रिकॉग्नाइज क्वालिटेटिव चेंजेस दैट हैव अकर्ड ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल। ही ऑल्सो फेल टू एक्सप्लोर द स्ट्रक्चरल implications of various social institutions like caste. He only focused on the cultural aspect. तो उन्होंने कल्चरल एस्पेक्ट को ही केवल स्टडी किया, समझा और उसके एक्सप्लेनेशंस दिए, उस पर हमारे बहुत सारी थ्योरीज दी। लेकिन ये सोशल इंस्टीट्यूशंस जो अदर उस समय एग्जिस्ट कर रहे थे उसको ये एक तरह से इग्नोर कर गए या भूल गए या देख ही नहीं पाए, ठीक है। तो यहाँ पे जीएस गुर्रे कंप्लीट होते हैं। कल से हम स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट ट्रेडिशन देखेंगे इंडिया में, इसके बारे में जानेंगे और फिर आगे इसी क्रम में बढ़ते जाएंगे, ठीक है। फिर इसमें इसी क्रम में एम एन श्रीनिवास भी आते हैं। पहले इस स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट ट्रेडिशन को जानेंगे, जो कि अपने आप में बहुत ही बड़ा टॉपिक है। एक दिन पूरा उसमें एक लेक्चर पूरा लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो इसी तरह निरंतर पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए अपनी रीडिंग्स को और कंपटीशन में लगे रहिए और ऑल द बेस्ट, ठीक है।